नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के भूगोल को हम शुरू कर चुके थे, इसके तहत हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक होगा, नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जल संरक्षण। देखा जाए तो जल संरक्षण काफ़ी बच्चे समझते हैं कि काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन इसकी ऐसी शब्दावलियां हैं जिसके कारण काफ़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं अपन लोग कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कई बार बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस करते हैं, कहते हैं कि जल संरक्षण ही तो है, पानी बचाना क्या होना है, पढ़ लेंगे बस कम्प्लीटली, इस प्रकार से इसको इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके तहत हमें ज्ञान करनी होती है, अर्न करनी होती है कि किस प्रकार से इसको पढ़ें। ठीक है, जल संरक्षण की बात करें तो अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो जो 75% भाग है वो जल से घिरा है। 25% भाग पे स्थल मंडल। ठीक है, ये जल से घिरा जलीय भाग है, 25% भाग स्थल है। इस 25% भाग में से जो 97% जल है, सॉरी इससे 75% भाग से जल है, वो 75 आपका 97% जल है जो समुद्री जल है। समुद्री जल है जो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। ठीक है, बात करें 3%, कितना 3%, ये आपका जल है जो सतही जल है, क्या कह सकते हो, जो उपयोग योग्य है, उपयोग करने के योग्य है। उपयोग करने के योग्य है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो जल विद्यमान है उसको संरक्षण करने के लिए हमारे कई प्रकार से संस्थाएं कार्य करती है, जैसे यूएनओ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी प्रयास कर रही है। एक दिवस मनाते हैं जिसे हम कहते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, उस दिवस को जल दिवस, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप नोट कर लें इसको। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। किसके लिए? जल के संरक्षण के लिए। किसके लिए? जल के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगर बात करें कि ये तो होगी इसकी ऊपरी बात जो लगभग जानते हैं। अब जल संरक्षण के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जल संरक्षण की कितनी विधियां हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा इस टॉपिक को अपन दो प्रकार से बांट देते हैं। एक तो अपन बांट देते हैं इसको जल संरक्षण में। किसमें बांट देते हैं? जल संरक्षण विधि में। जल संरक्षण की जो विधि है इसमें बांट देते हैं। ठीक है, एक वर्षा जल संरक्षण, ठीक है। अब देखो आपको कि सर इसमें अंतर क्या है? अंतर देखो, अंतर काफी ज्यादा अंतर है, ऐसे अंतर नहीं भी। देखो जल संरक्षण विधि, जल संरक्षण जो अपने पास भौमजल मौजूद है या जो वर्षा का जल है वो उसके अंदर इंक्लूड करें, भौमजल है, सतही जल है, नदियों का जल है, उसको किस प्रकार से संरक्षण करना है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। वर्षा जल यानी जो अपने सकते हो जो बादलों से वर्षा होती है उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी विधियां हैं या पुरानी प्राचीन विधियां कौन सी हैं, नवीनतम तकनीकियां कौन सी हैं जो हम काम में रहे हैं। ठीक है, अगर जल संरक्षण की विधियों की बात करें तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं, पहले देखिएगा, जैसे इसके अंदर बात करें दो भागों में इसको बांट देते, डिवाइडेशन कर देते हैं अपन। एक पढ़ते हैं अपन परंपरागत जल संरक्षण की विधि, एक पढ़ते हैं अपन आधुनिक।
आधुनिक जल संरक्षण की विधि, ठीक है। एक परंपरागत, एक आधुनिक जल संरक्षण की विधि। अगर परंपरागत की बात करें तो ये आपका काफी बड़ा टॉपिक है, परंपरागत जल संरक्षण की। कौन सा जल संरक्षण की विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला इसके अंदर पढ़ते हैं अपन कुई या बेरी। क्या पढ़ते हैं, कुई या बेरी। कुई या बेरी देख किसे कहते हैं, ये कुआ अलग है, कुई अलग है। मान लीजिएगा ये कोई तालाब है, इस प्रकार मान सकते हैं। तो इसके अंदर जो ये भौमजल है, कुआ मान लीजिए, तालाब है, कुआ है, कोई मान लीजिएगा, या अन्य कोई जल स्रोत है, इसका जो भौमजल है, इसका नीचे रिसाव ना हो, क्या ना हो, रिसाव। इस रिसाव को रोकने के लिए इसके पास यहाँ पर एक खड्डा कर देता है। क्या कर देता है, खड्डा, जिसके जरिए क्या होगा, ये जल यहाँ पे आ जाएगा और ये बच जाएगा। तो इस प्रकार के जो कह सकते हो कि खड्डे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कुएं या बेरिया कहते हैं। तो इसका स्पष्ट हो गया, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, तालाब या झील के भूमिगत जल के रिसाव को रोकने के लिए बनाया गया गड्ढा, ठीक है। यानी जो तालाब होगा उसके किनारे पर एक गड्ढा बना देंगे, फिर कहाँ पर, उसके किनारे पर ही, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुई या बेरी कहेंगे। क्या कहेंगे, कुई या बेरी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कुआ, कुआ, ठीक है। कुआ आप आमतौर पर जानते ही हो, यानी जो भूमि है उसके अंदर खड्डा करके बनाया जाता है, जो उसका ऊपर का भाग है, जो भूमि है उसके अंदर खड्डा होकर बनाया जाता है, ऊपर का भाग है, यहाँ पर इसको पक्का कर दिया जाता है, यहाँ से नीचे से करता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भौमजल है वो आता रहता है यहाँ पे, भौमजल, ठीक है। जिसके कारण कैसे दर्द पका रहेगा यहाँ से, समझिए। तो बाकी एक अच्छा रहता है नीचे से, ठीक है। इसको कुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुआ कहते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार है नाड़ी, 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 ठीक है। नाड़ी क्या होती है कि जो मुख्यतः गांव है, गांवों के अंदर जो कह सकते हो जो गोचर भूमि है, गोचर भूमि के आसपास का जो एरिया है, वहां पर कह सकते हो कि जो काली मिट्टी है वहां पर ये अस्थायी नाड़ियां बन जाती है। अस्थायी यानी वर्षा जल ज्यादा इकट्ठा होता है तब यहाँ पर पानी होता है, तो वर्षा नहीं होता है पूर्णतः सूख जाती है। क्या होती है, पूर्णतः सूख जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, नादी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुई या बेरी, फिर ये हो गया नादी, ठीक। फिर अपन पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ध्यान रखना, कई बार हो जाता है टोपा। क्या, टोपा, टोपा क्या होता है, टोपा ध्यान रखना, टोपा सिर्फ वही है नाडी से थोड़ा बड़ा है, नाडी से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, नाडी से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो ऊपरी भाग है नाडी का, तो क्या होता है कि सीधे सिंपल सा भाग, ये नाडी है, मान लीजिए ये मान लीजिए स्थिर भाग है, ये क्या है, स्थिर भाग, और ये खड्डा हो गया बीच के अंदर। लेकिन इसके जो ऊपरी भाग को है, ऊपरी भाग को क्या कर देता है, चौकोर कर देता है। क्या कर देता है, चौकोर कर देता है, यानी इसके जो ऊपरी भाग को है चौकोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चौकोर कर देते हैं। यानी इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हो कि निर्माण कर देते, दीवारों का दीवार बना दी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टोपा कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपा कहते हैं, ध्यान रखना, टोपा, ठीक है। नाड़ी से तो थोड़ा बड़ा होगा, नाड़ी का आकार है, लेकिन नाड़ी से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। फिर टोपा के बाद में तालाब, तालाब आप सारे जानते हैं। तालाब कह सकते हो कि किसी शासक द्वारा निर्मित किए गए, शासक द्वारा किसी निर्मित किए गए, या किसी पौराणिक जो संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति या पौराणिक जो उत्पत्ति है, पौराणिक देवी देवताओं की मान्यता है, उसके अनुसार जो जन कल्याण के लिए जो स्रोत बनाए गए थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। बाकी भी बनाए जाते हैं, लेकिन तालाब उसे खड्डा खोद के एक स्थान पे खड्डा खोद के पानी को
इकट्ठा किया जाता था, उसे हम क्या कहते थे? तालाब कहते थे। क्या कहते थे? तालाब कहते हैं। ठीक है। फिर नहर। नहर जानते हो आप, किसी नदी द्वारा, किसी नदी या किसी झील द्वारा बनाया गया जल स्रोत। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नहर या झील कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में नलकूप। नलकूप ये आधुनिक तरीका है, जल संरक्षण का आधुनिक तरीका है, जैसे कह सकते हैं। नलकूप, अगर नलकूप की बात करें तो जो बोमजल है उसको बाहर निकालने के लिए मशीनों की सहायता से वेदन किया जाता है जमीन का। ठीक है, उससे पानी बाहर निकाला जाता है और वर्षा जल को इसके अंदर भी छोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिएगा इसके आसपास के स्थान को क्या कर देते हैं कि जो वर्षा जल आता है उसको, जो छतों का पानी है, इसके पास के अंदर पाइपों के दादे में डाल देते, तो वर्षा जल क्या हो कि मतलब व्यर्थ भी ना बहे और इसके अंदर वापस से जो बोमजल की है जो मात्रा है वो बढ़ती रहे वापस से। ठीक है, तो ये तो थी जल संरक्षण की जो प्राचीन या परंपरागत विधि है। कौन सी? प्राचीन या परंपरागत विधि। आधुनिक विधि की अंदर बात करें, जल संरक्षण के अंदर ही बात करें, आधुनिक की बात करें, तो आधुनिक जल संरक्षण की विधि है उसको हम क्या कहते हैं कि अब एक उपाय बनाया जा रहा है जो शुष्क कृषि पद्धति। शुष्क कृषि पद्धति। शुष्क कृषि पद्धति का अर्थ क्या है कि ऐसी कृषि की ओर ज्यादा बल देना जिसके अंदर पानी की मात्रा कम लगे। शुष्क कृषि यानी मान लीजिएगा अपन रेगिस्तानी भूभाग के अंदर ज्यादा आते हैं, या कह सकते हो अपने यहाँ रेगिस्तान की ज्यादा प्रधानता है, बहुत बड़ा प्रदेश है, तो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिसके अंदर क्या हो, जो पानी है उसकी मात्रा कम रहे, शुष्क कृषि हो सके, इसके द्वारा उत्पादन ज्यादा हो। क्या हो? उत्पादन ज्यादा हो, लागत कम हो और जल संरक्षण अच्छे से हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि पद्धति। ठीक है, ये आपके हो गए जल संरक्षण की विधियां। फिर पढ़ते हैं अपन वर्षा जल संरक्षण। वर्षा का जल है वो किस प्रकार संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसको, वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण के पहला पढ़ते हैं अपन आगोर। ये नाम काफी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। आगोर क्या होता है? देखो भाई, आगोर देख लीजिए, मान लीजिएगा ये आपका घर है। क्या है? ये आपका घर है। मान लीजिएगा घर के बीच के अंदर मान लीजिएगा ये एक आंगन सा बना है। आंगन बना है, क्या बना हुआ है? आंगन बना है घर का। मान लीजिएगा ये घर का आंगन बना है। जो ये आंगन बनाया जाता है वर्षा जल संरक्षण के लिए, मान लो यहाँ पर कोई कुआं या कुआं टाइप कुछ कर देते हैं, इससे जो इसको मतलब ढलान इसकी इस तरह रखी जाती है जो इसके अंदर पानी है वो सारा इसके अंदर इकट्ठा हो जाए, या बीच में कोई स्थान कर दिया जाता है। यानी इस पूरे स्थान को हम क्या कहते हैं? जो वर्षा जल संरक्षण के लिए जो बनाया जाता है घर के आंगन में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आगोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगोर। और ये परंपरागत है, ध्यान रखना। कौन सा है? परंपरागत, आधुनिक नहीं, परंपरागत है। कौन सा है? परंपरागत है। ठीक है, अब वर्षा जल संरक्षण के लिए आगोर बनाते हैं, और याद रखना आगोर किसके लिए? घर के आंगन में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घर के आंगन में बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें तो दूसरा इसके अंदर आता है मदार। कौन सा आता है? मदार। ये नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। मदार। मदार किसे कहते हैं? मान लीजिए मदार किसे कहेंगे? मान लीजिएगा ये तालाब है, मान लो ये तालाब है। इस तालाब के अंदर मान लो इतनी भूमि, ये इसको पक्का कर दिया। क्या कर दिया? पक्का कर दिया ईंटों से या किसी से बना के। इसके लिए कि जो वर्षा जल है, वर्षा जल जो आए यहाँ पर बहे नहीं, सीधा इसके अंदर इनपुट हो जाएगी। ठीक है, यानी जो ये भूमि है, ये भूमि है, इसको हम कहते हैं मदार। क्या कहते हैं? मदार कहते हैं, बाहर वाली भूमि। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? यानी किसी तालाब, झील या कुआं कह सकते हो, या कुआं या कोई अन्य जितने भी हैं, उनके जो बाहर है वर्षा जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल
संरक्षण के लिए जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। यानी तालाब, झील, कुआं और जो बाहर की भूमि है इसके लिए उसको क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। ठीक है, जल संरक्षण के लिए बनाया जाता है। यानी जो ये भू आकृति है, इस भू आकृति को क्या कहते हैं? ये कच्ची भी हो सकती है, पक्की भी हो सकती है। इस भू आकृति क्या कहते हैं? अपन मदार कहते हैं। क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। ठीक है, अगर अब आगे बात करें, इसके आगे दो तो हो गए कंप्लीट अपने, आगे बढ़ते हैं अपने। अगला पढ़ते हैं नेस्टा। क्या पढ़ते हैं? नेस्टा। और इसे भी कहते हैं अपन नेड़ा। कई नाम आते हैं इसके, नेस्ट आते हैं, नेड़ा आते हैं, नेरा आते हैं, कई प्रकार से नाम है। ये क्या है देखिएगा, ये क्या है? मान लीजिएगा ये कोई वर्षा जल स्रोत है, वर्षा जल स्रोत है। अब ये भर चुका है, लेकिन इसके पानी को आगे पहुंचाने के लिए, किसके? इसके जल स्रोत को यहाँ पर पहुंचाने के लिए जो तकनीक काम में लेते हैं, यानी जो वर्षा जल है, वर्षा जल के संरक्षण के लिए, वर्षा जल संरक्षण के लिए जो ये तकनीक काम में लेते हैं, यानी एक जल स्रोत से, तो सही डाल लेते हैं वापस से एक को। वर्षा जल संरक्षण है, वर्षा जल संरक्षण है। इसके लिए जो ये स्थान बनाया, यानी जो स्थानांतरित किया जाता है, यानी इसको स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया हमने? स्थानांतरित कर दिया, यहाँ से यहाँ डाल दिया इस पानी को। कैसे डाल दिया? कि वर्षा जल को संरक्षण हो जाए, अपने आप ये वर्षा जल क्या हो? व्यर्थ ना हो, बहे नहीं। इसके लिए ये उपाय अपनाया गया है। यानी सीधी सीधी बात है, जो इसके अंदर अतिरिक्त जल इकट्ठा हो गया, क्या अतिरिक्त जल इकट्ठा हो गया, इसके अंदर हमने डाल दिया। इसको हम कहते हैं नेड़ा। नेड़ा भी आता है नाम, नेस्टा भी आता है और नेहरा भी नाम इसका आता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन जादरा। कौन सा पढ़ते हैं? जादरा। ठीक है, जादरा की बात करें, जादरा किसे कहेंगे? मान लीजिएगा कोई ऊंचा भूभाग है, उच्च भूमि है। क्या है? उच्च भूमि। उच्च भूमि की जो तलहटी, ये मतलब मान लीजिए ये स्थान है, ये इसकी क्या कहलाएगी? तलहटी। क्या कहलाएगी? तलहटी, जो इसका नीचे का स्थान होता है। इस तलहटी पर क्या कर देता है? एक वर्षा जल संरक्षण के लिए स्थान बना देता है। कैसे? कि मतलब यहाँ से पानी आए और यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं? जादरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जादरा कहते हैं। यानी जो उच्च भूमि है उसके तलहटी के अंदर वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया जल स्रोत क्या कहलाएगा? तलहटी के अंदर बनाया गया जल स्रोत क्या कहलाएगा? जादरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जादरा कहलाएगा। ठीक है, अब अगला जल स्रोत पढ़ते हैं अपन। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। खड़ीन। खड़ीन, ये खड़ीन क्या होता है देखिएगा। खड़ीन की बात करें तो मान लीजिएगा जो ये बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप, ये भी बालू का स्तूप क्या आपका? इस बालू का स्तूप के अंदर मान लीजिएगा जो वर्षा जल है, वर्षा जल सुरक्षित हो जाता है। यानी जो ये आ जाता है यहाँ पर, ये वर्षा जल संरक्षण की जो विधि है इसे हम क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन। ये बालू का स्तूपों के बीच क्या कर देते हैं? इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण कर दिया जाता है। अस्थायी होता है, होता था क्या? अस्थायी है, अस्थायी। ठीक है, अब ये खड़ीन अपनाया किसने था? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा? जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो जल स्रोत का विकास किया गया था उसको अपन क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। ये सिंचाई के लिए पानी काम में लेते थे, इसके लिए सिंचाई के लिए। ठीक है, खड़ीन को, यानी दो बालू का स्तंभों के बीच के
जो निम्न भूमि है, दो बालू स्तूप के बीच की जो निम्न भूमि है, जो जल संरक्षण के लिए काम में ली जाती है और उसको सिंचाई में काम में लेते हैं जल को, उसे क्या कहते हैं अपन? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। ठीक है। फिर अगला जल संरक्षण जो जोहड़। जोहड़ किसे कहेंगे? जोहड़ की बात करें, जो शेखावाटी प्रदेश है, कौन सा? जो शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो आंतरिक जल है, कौन सा जल? आंतरिक जल, जो नदियों द्वारा लाया गया है या जल, जो वर्षा जल स्रोत है, इसका संरक्षण करने के लिए, क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए जो कच्चे जल स्रोत बनाए जाते हैं, जो कच्चे जल स्रोत बनाए जाते हैं इकट्ठा करने के जल को, उसे हम क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। क्वेश्चन ये भी होता है कि जल जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी के अंदर। खड़ीन बालू जहाँ पर प्रधानता ज्यादा है, वो जिला कोई सा भी दे सकता है आपको। बालू खड़ीन किसकी खोज है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, जोहड़ द्वारा। ठीक है। तो ये अपने पढ़े थे सारे के सारे वर्षा जल संरक्षण के परंपरागत उपाय। कौन से उपाय? परंपरागत उपाय। ठीक है। अब इसके अंदर आधुनिक कौन सा है? वर्षा जल के अंदर आधुनिक कौन सा है? तो आधुनिक देखिए, वर्षा जल के अंदर आधुनिक कौन सा है? जो आधुनिक उपाय है उसके अंदर अपन देते हैं नया नाम, आजकल काफी चलन में है, सरकार भी काफी ध्यान दे रही है, रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग। ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग कौन सा? रेन हार्वेस्टिंग। यानी इसके अंदर क्या जाता है कि जो बड़े बड़े स्थान है, या मान लीजिएगा जो भवन है आपके, जो मान लीजिएगा घर है या भवन है, उनको क्या किया जाता है कि वर्षा जल संरक्षण के लिए, किसके लिए? वर्षा जल संरक्षण के लिए नीचे इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, पाइपों के माध्यम से नीचे गड्ढा बनाकर या बड़े बड़े हौद बनाकर, जलाशय बनाकर, कि वर्षा का जल बिल्कुल भी व्यर्थ ना हो, उसके लिए ये किया जाता है। उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। यानी जो रेन यानी वर्षा जल संरक्षण। ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं राजस्थान के अंदर जो सिंचाई है, जो राजस्थान के अंदर जो सिंचाई है वो किसके माध्यम से होती है, कितनी होती है? ठीक है। सिंचाई किसके माध्यम से होती है, कितनी होती है? ठीक है। अगर पहली बात करें, राजस्थान के अंदर जो कुआं है, कुआं से सिंचाई कितनी होती है? फिर नलकूप से सिंचाई कितनी होती है? फिर नहरों से सिंचाई कितनी होती है? फिर तालाबों से सिंचाई कितनी होती है? ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात करें, कुओं के अंदर सिंचाई कितनी होती है? तो 27% कुओं से सिंचाई होती है। कितनी से? 27%। और कुओं से सिंचाई होती किन किन जिलों में अंदर है? तो ध्यान रखना, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और पाली, यहाँ पर मुख्यतः कुओं से सिंचाई होती है। कहाँ से होती है? कुओं से। ठीक है। अगर बात करें कुओं से इस प्रकार से सिंचाई होगी, यानी जो लगभग शेखावाटी प्रदेश है और जयपुर के आसपास का और पाली क्षेत्र, कौन सा? पाली का क्षेत्र। अब ठीक है। इसके बाद में बात करें जो नलकूपों सिंचाई है, नलकूपों से, वो कहाँ होती है? नलकूपों से होती है 40%। कितनी होती है? 40%। और ये नलकूपों से सिंचाई कहाँ में होंगी? यानी जहाँ पर मान लीजिएगा कोई नदी या किसी प्रकार से मान सकते हो जो वर्ष भर चलती है नदी, या ऐसे स्थान जहाँ पर नदियों की अधिकता है, वहां पर ये होंगे। ठीक है। अगर बात करें ये कहाँ पे होंगे? अलवर, नागौर, अलवर होगा आपका, नागौर हो गया, और इसके अंदर आपका हो जाएगा कौन सा? अलवर, नागौर, और दो प्रदेश तो ये हो गए। और फिर लगभग आपका आता है कौन सा? भरतपुर, और फिर जोधपुर। भरतपुर में आपको पता है यमुना नदी, यमुना नहर के द्वारा, यमुना के आसपास का इलाका है। अलवर के आसपास, भरतपुर अलवर पास में जाते हैं। नागौर आपका लूणी नदी का काफी अधिकांश भाग है। जोधपुर नदी, यानी यहाँ पर लगभग इनसे होती है। ठीक है। फिर नहरों द्वारा अगर बात करें कितनी सिंचाई होती है अपने यहाँ पर? 30%। कितनी प्रतिशत? 30% नहरों द्वारा होती है। और अधिकतर कहाँ होती है? गंगानगर,
गंगानगर में आती है, और हनुमानगढ़, और जहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों से सिंचाई कहाँ होगी, जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है, ठीक है। और फिर आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ है तो हाड़ौती के आगे स्थान, और ये गंगानगर हनुमानगढ़ आगे आपके उत्तर के स्थान, ठीक है। ये तो आगे दक्षिण पूर्व में, और ये आगे आपके उत्तर के स्थान, ठीक है। फिर तालाबों से सिंचाई कितनी होती है, तालाबों से आपकी सिंचाई होती है 0.6%, ठीक है, 0.6%। तालाबों सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। याद रखना, सबसे अधिक सिंचाई तालाबों से होती है, वो स्थान कौन सा, भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में अगर और देखा जाए उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है। तो ये आपका सिंचाई से इंपॉर्टेंट है। कई बार इनको सम्मिलित रूप से पूछ लिया जाता है, कुओं और नलकूप से सिंचाई अधिकतर होती है हमारे यहाँ पर कुओं और नलकूप से, क्योंकि एक कुओं का ही प्रकार है नलकूप। कुओं के अंदर तो सीधा सीधा कह सकते हो कि आज के इलेक्ट्रॉनिक मोटर काम में लेंगे, नलकूप में अंदर मोटर पहले से काम में लेते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सम्मिलित रूप से, ठीक है, वो तालाबों और नहरों का पार्ट, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कह सकते हो जल संरक्षण के जो जितने भी उपाय थे या सिंचाई किन किन से होती है, वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। तो एक बार